दिस इज कौन सा लेक्चर है? 5वां लेक्चर है ना? हाँ, दिस इज 5th लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट अमोनिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था कि प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर वहां पर कुछ रिएक्शंस हमने नोट की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई अमोनिया की प्रिपरेशंस कैसे होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या क्या रिएक्शंस है जो हमें याद रखनी है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग। अबे सब बोल दिया कर, तुम पागलों जैसे शांत बैठे बैठे तो रहते हो तुम। ठीक है, मत बोलो। चलो तो खैर आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमोनिया को। देखो, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है अमोनिया। अमोनिया की हेडिंग लगा लो और उसके बाद सबसे पहला जो सब हेडिंग लिखनी है उसके अंदर वो प्रिपरेशन लिखनी है। तो फटाफट लिखो अमोनिया और उसका प्रिपरेशन लिखना है तुम्हें। सबसे पहले हेडिंग आपको लगानी है अमोनिया एंड फिर उसका प्रिपरेशन लिख लेना है आपको। अब बातें करते हैं हम लोग भाई प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली लाइन जो है, अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि एयर के अंदर भी पाई जा रही है अमोनिया। ठीक है, तो एयर में स्मॉल क्वांटिटीज में है, एयर में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एंड सॉइल, भाई सॉइल में तो होता ही अमोनिया। ठीक है, वेयर इट इज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यूरिया। तो यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे यहां पर NH2CO NH2 है, ये डिकम्पोज होगा वाटर के साथ रिएक्ट करके। यहां पर देखो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और वो टूट जाएगा अमोनिया गैस में। यहां पर अमोनिया बन जा रहा है। तो सॉइल में किस तरीके से प्रोड्यूस होगा बेटा अमोनिया? बोलना सीखो। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर से, यूरिया से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके लिए? चलो एक सेकंड रुको, मैं लिख देता हूं क्या होना चाहिए पहला पॉइंट। चलो तो भाई सबसे पहला पॉइंट आपके लिए है अमोनिया के अंदर, फाउंड इन एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है भैया, तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया यहां पर। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। दूसरा क्या है? फाउंड इन सॉइल व्हेन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल है यूरिया, डिकम्पोजेज। ठीक है भाई, तो फाउंड इन सॉइल व्हेन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया डिकम्पोजेस। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है जी NH2CO NH2, वाटर के साथ डिकम्पोजिशन करेगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, यही था ना? एक सेकंड रुको तो। सही है। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी अमोनियम कार्बोनेट का, रॉन्ग सेइंग, ये गलत बोल रहा हूं मैं, कि अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया गैस में। तो मैं यहां पर बना दे रहा हूं, रुको। तो ये भाई है क्या, एक सेकेंड। तो यहां से जी हमारे पास जो मिलने वाला है अपने को, वो मिलने वाला है NH4 ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। फर्दर अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा डिकम्पोज NH3 प्लस CO2 प्लस H2O में।
तो यहां से हमें अमोनिया गैस मिल जाएगी। तो इस सॉइल के अंदर यूरिया होता है, जब आप खाद में पानी डालते हैं तो वहां से आपको अमोनिया गैस निकलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि बहुत ज्यादा यूरिया को यूज करना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक बार आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि मतलब ऐसा क्या होता है कि सॉइल में आप बहुत ज्यादा यूरिया ना डालें, फॉर एनवायरनमेंट पर्पज से बताना था। तो क्यों नहीं डाला जाता, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके, यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से ऐसा होता है। सो ये 2 पॉइंट आप लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो ये दोनों पॉइंट। चलो आई होप लिख लिया होगा आपने दोनों पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं भी लिखा होगा तो अभी जो पेज खोलेंगे वहां पर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जैसे यहां पर तो मिलेगा ही आपको। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन ए स्मॉल स्केल पर अमोनिया को ऑब्टेन किया जाता है कहां से, अमोनियम सॉल्ट से। अमोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन कराई जाती है कास्टिक सोडा के साथ। तो भाई अमोनियम सॉल्ट ले लिया हमने, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दीजिए कास्टिक सोडा के साथ। एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा हो गया है तो एक सेकेंड रुक जाओ। देखिए अमोनियम सॉल्ट ले लिया हमने और इसकी रिएक्शन कास्टिक सोडा लाइम के साथ करा दी। यहां पर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने करा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से अमोनिया गैस हमें निकलती हुई दिख रही है, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड भी दिख रहा है। सो यहां से ये एक रिएक्शन लिखना है आपको, ठीक है। फिर अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट भी है, NH4 ट्वाइस SO4, ये भी है। इसकी रिएक्शन हमने कास्टिक सोडा NaOH के साथ करा दी, ठीक है। तो इससे यहां से अमोनिया गैस मिल जा रही है हमें, ठीक है। तो लाइम और कास्टिक सोडा के साथ आप अमोनियम सॉल्ट को जब रिएक्शन कराते हो तो आपको अमोनिया गैस मिल जाता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या होगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट तुम्हारे सामने दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। स्मॉल स्केल पर, ऑन स्मॉल स्केल ammonia is obtained by reaction of ammonium salt with, सुनते रहना, ठीक है, राइटिंग के साथ तो लोचा है पूरा, सुनते रहना यार। अमोनियम सॉल्ट विद किसके साथ, कास्टिक सोडा और लाइम, विद कास्टिक सोडा और लाइम, ठीक है। इतनी गंदी राइटिंग है कि मुझे खुद नहीं समझ में आएगी ये राइटिंग, ठीक है। सोडा, कास्टिक सोडा या लाइम के साथ। तो यहां पर थर्ड वाला पॉइंट यहां आपके सामने है, ऑन स्मॉल स्केल। अगर स्मॉल स्केल पर अमोनिया को ऑब्टेन करना है तो आपको रिएक्शन करानी होगी अमोनियम सॉल्ट की कास्टिक सोडा या लाइम के साथ, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। और आपको फिर 2 रिएक्शन लिख लेनी है, एक तो अमोनियम क्लोराइड वाली और एक अमोनियम सल्फेट वाली। ये 2 रिएक्शन लिख लेनी है, अच्छे से समझना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डाइजेस्ट करेंगे। लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो इसमें, मैंने पहले भी बोला था इनऑर्गेनिक में याद करने वाली चीज है, लॉजिक ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहां पर। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 2 रिएक्शन आपको लिखनी है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दोनों रिएक्शन जो आपको सामने दिख रही हैं, इन दोनों रिएक्शन को कॉपी करना है जब आप पॉइंट नंबर 3 लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने इतना कर लिया है कंप्लीट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए लार्ज स्केल पर कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, यू वेरी वेल नो। अमोनिया का जो भाई फॉर्मेशन किया जाता है वो हेबर प्रोसेस से किया जाता है, आप जानते हैं।
एंड यू नो हेबर प्रोसेस, अभी लास्ट वाले लेक्चर में भी शायद डिस्कशन किया था हमने कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं ये रिएक्शन, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं पहले उनको पढ़ लेते हैं और वहां से क्या क्या लिखने वाली चीजें हैं फिर मैं आपको बताता हूं। इन अकॉर्डेंस विद ली-चाटलेस प्रिंसिपल, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। भाई सबसे पहली बात क्या है, प्रेशर ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्यों प्रेशर ज्यादा चाहिए, कोई बच्चा यहां पर बता पाएगा? कोई भी बता पाओगे? बस जल्दी से बताओ। चलो तुम्हें 1 मिनट का टाइम दिया। क्यों ज्यादा प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये तुम्हें बताना है। 1 मिनट का तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए लो दिया टाइम। दिखाओ अपना टैलेंट, कितने टैलेंटेड हो तुम। मंच दे रहा हूं प्रदर्शन करने के लिए टैलेंट का, अब प्रदर्शित करो अपना टैलेंट। क्यों हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी आपको ही बताना है। 1-1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो पीछे होगा कम से कम उस तक भी ये मैसेज पहुंच जाएगा, शायद बता दे वो। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था आपको, ली-चाटलेस प्रिंसिपल के बारे में। मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, सही बात है, ठीक है भाई, सही बात बताया बच्ची ने। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, बात क्या है ना कि एक्चुअली हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कम है, ठीक है। और बात समझे, तो प्रेशर अगर हम बढ़ा देंगे तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेस प्रिंसिपल रिएक्शन उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगी जिस दिशा में वो अपने प्रेशर को कम कर सके। और प्रेशर कहां पर कम होगा, जहां पर कम गैस होगी, ठीक है। और कम गैस कहां पर है, प्रोडक्ट साइड में कम है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। नहीं भी क्लियर है तो ये वीडियो वापस से देख लेना। ली-चाटलेस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है भाई। एक ही बच्चे ने अपना टैलेंट दिखाया, बाकी सबने टैलेंट नहीं दिखाया, मंच का गलत उपयोग हो गया, मतलब उपयोग ही नहीं हुआ। तुम्हें तो मैंने मंच प्रदान किया था, तुमने उपयोग नहीं किया उस मंच का। अब देखो तुम्हें चांस भी देता हूं तब भी तो यूज नहीं करते हो। चलो तो समझ में आ गया होगा तुम्हें ये। अब हम बढ़ते हैं आगे। द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया आर अ प्रेशर ऑफ 200 into 10 की पावर 5 पास्कल। याद रखने की जरूरत नहीं है, 200 एटीएम का प्रेशर चाहिए होता है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और लगभग 700 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी याद करने की जरूरत है। एंड द यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड, भाई आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3। तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं बेटा, आयरन ऑक्साइड यूज कर लेते हैं, एक प्लस 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 K2O प्लस Al2O3, ठीक है। बात समझ में है, ये जो है ना ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। बात समझ गए हो ना। टेम्परेचर और प्रेशर तो बहुत ज्यादा चाहिए, यहां पर टेम्परेचर भी देख रहे हो काफी ज्यादा लग रहा है, 700 केल्विन का टेम्परेचर लग रहा है। एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट कौन कौन है, आयरन ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
जिससे कि जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। भाई कैटलिस्ट यही तो करता है, जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन करा देता है। द फ्लो चार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज शोन इन द फिगर 7.1। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फ्लो चार्ट को। देखो क्या होता है, मैं समझा रहा हूं इस फिगर में क्या क्या चीज है। देखिए एक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस डाली गई, एक कंपार्टमेंट में नाइट्रोजन गैस डाली गई, ठीक है। अब ये दोनों गैस जाती है, यहां पर रिएक्शन स्टार्ट होती है, यहां पर इस बीच में, यहां से भाई हाइड्रोजन गैस आई, यहां से नाइट्रोजन गैस आई, यहां पे मिक्स हो गए और यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई। रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी तो अमोनिया बनने लगेगा। फिर यहां पर हमने कंप्रेसर लगाया है, तो ये गैस को कंप्रेस करके लिक्विफाई करेगा। तो यहां पर भाई गैस कंप्रेस हो रही है, यहां पर गैस पहुंची, हो सकता है थोड़ा बहुत अमोनिया बन गया हो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब यहां से यहां भी तो गैस पहुंचेगी, धीरे 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 धीरे। अब यहां पे कैटेलिस्ट वगैरह है, तो कैटेलिस्ट है तो जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा, हमारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो एक सेकंड, तो जल्दी से जल्दी हमारा क्या बन जाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ऐसा थोड़ी ना कि सारा नाइट्रोजन और सारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया होगा, जी नहीं, कुछ ना कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बचा होगा। तो जो बचा होगा ना वो फिर से लौट जाएगा इसी पंप के सहारे यहां पर। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर से जब पीछे जाएगा ना, तो यहां पे फिर से जो बचा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वापस से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा यहां पर, ठीक है। वापस से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो जो रेसिडुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन है वो पीछे के रास्ते से यहां भेज देंगे और ये वापस से यहां पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे थोड़ा और हमको अमोनिया मिलेगा। यहां पर हमको लिक्विड अमोनिया ऑब्टेन हो जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, मैं इस डायग्राम को क्लियर कर रहा हूं अब, और डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, ठीक है। लो मैंने कर दिया इस डायग्राम को पूरी तरीके से क्लियर। और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, फिर हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो अब आपको हेबर प्रोसेस में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं यहां पर। सो कौन सा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा। तो चौथा पॉइंट लगा लो, चौथे पॉइंट में लिखो ऑन द लार्ज स्केल, लिखो, बोल रहा हूं, बार बार थोड़ी ना लिखूंगा, लिखो ऑन द लार्ज स्केल ammonia is produced by Haber process. Ammonia is produced by Haber process. ठीक है, लो अच्छा लिख दिया। फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग ना, ऑन द लार्ज स्केल अमोनिया is produced by Haber's process. भाई राइटिंग के लिए माफ करना अगर हो सके तो, क्योंकि मैं ही जान रहा हूं मैं कैसे लिख रहा हूं। हेबर्स प्रोसेस, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसके नीचे रिएक्शन लिख लेना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बन रहे हैं कौन, अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब इसमें एक और पॉइंट लिख लेना फिफ्थ पॉइंट करके, ऐसे करके क्या लिखोगे, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, as per ली-चैटलियर प्रिंसिपल। सुनते रहो, सुनते, मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा राइटिंग। सो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज पर ली-चैटलियर प्रिंसिपल। इसको तो मैं सही कर दूंगा, राइटिंग वाला इश्यू थोड़े दिन वेट कर लो बस। So point number 5 is high pressure is required to favor the formation of ammonia as per Lee-Chatelier principle। तो Lee-Chatelier principle क्या है वो ऑलरेडी मैं यहां पर एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, ठीक है। आपको क्लास 11th रिवाइज करने की जरूरत है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। So यहां से आपका फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, अब ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, मैं इसको रब करता हूं और यहां पर लिखता हूं सिक्स्थ पॉइंट। काम करते हैं, इस पेज को ही रब कर देते हैं, इस पेज को क्लियर करता हूं मैं। ये तो हुआ ही नहीं। सही है। चलो, तो भाई अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए सिक्स्थ पॉइंट। छठा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में आप लिखेंगे इन हेबर प्रोसेस, इन हेबर प्रोसेस। भाई ये क्या लिखा रहा है यार, एक सेकंड रुको यार तुम। अच्छा ये बोल देना, अगर मैं खाली बोलूं तो कोई दिक्कत है तुम्हें? इन हेबर प्रोसेस, पता नहीं क्यों नहीं लिखा रहा है। अच्छा लिखो यार, तुम लिखो, छोड़ो, लिखो इन हेबर प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज, इन हेबर प्रोसेस, ये वाला पॉइंट लिख लो। इन हेबर प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज, द कैटलिस्ट यूज्ड इज iron oxide with a small amount of K2 and Al2O3. In Haber process, underline कर दिया मैंने, the catalyst used is iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3, with a small amount of K2O and Al2O3, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या यूज होता है? आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। ये वाला डायग्राम घर से बनाना, यहां पर मत बनाओ, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेना घर से, जिससे कि तुम्हारा नोट सुंदर रहे। मुझे नहीं लगता ये डायग्राम का कहीं पर भी इंपॉर्टेंस होगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में हेबर प्रोसेस के बारे में पूछ ले तो शायद से, बट मुझे वो भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो बस अपनी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए आप ये डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, ये बना लो, द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बना लो। ये नाइट्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है इस तरीके से, और यहां पर एक लोन पेयर है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये नाइट्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना है? 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। भाई सही से बना लेना, ये बॉन्ड एंगल बना लेना। बॉन्ड लेंथ भी लिख लेना चाहे तो, बट मुझे नहीं लगता बॉन्ड लेंथ वगैरह की जरूरत है, बॉन्ड एंगल की भी जरूरत नहीं है, बट डेटा याद है तो अच्छा है। बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर, और यहां पर बॉन्ड एंगल जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वो 107.8 डिग्री। तो एकदम डिक्टो ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है सबसे पहले पॉइंट में, प्रॉपर्टीज में। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट इज कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो महक बहुत ही घटिया होती है इसकी, पंजेंट का मतलब है बहुत बेकार। ठीक है, चलो, इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर, भाई फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका वो है 198.4 और बॉइलिंग पॉइंट इतना है। चाहो तो लिख लो, बट मुझे नहीं लगता ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इच्छा। मुझे नहीं लगता ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। पहली प्रॉपर्टी आप चाहे तो ये लिख सकते हो भाई, चाहे तो क्या तो लिखनी है, कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपकी इच्छा के ऊपर है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स इट इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इन द केस ऑफ वाटर, and that accounts for its high melting point and boiling point then expanded on the basis of its molecular mass। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज भाई कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट
नेक्स्ट पॉइंट इज इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, बस ये छाप लो यहां से, इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज एसोसिएटेड, इट इज मतलब अमोनिया, अमोनिया इज एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड as in the case of water, and that accounts for its higher melting and boiling point than expected on the basis of its molecular mass. molecular mass के basis पर जो हम expect कर रहे थे melting और boiling point उससे काफी ज्यादा आया। उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ गई। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। सेम पॉइंट कॉपी कर लो मॉलिक्यूलर मास तक, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत है यहां पर। एकदम यहां से उठा दो, इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट से यहां तक ले जाओ, पूरा अच्छा पॉइंट है ये। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमको याद रखनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली और बायो में स्पेशली। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। शेप इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, मैंने पहले ही बताया है, विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स, ठीक है। इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शोन इन द फिगर। तो जहां पर तुमने स्ट्रक्चर बनाया ना, तो वहीं पर लिख लेना 3 तो बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर ये रहा, दूसरा बॉन्ड पेयर ये रहा, और तीसरा बॉन्ड पेयर ये रहा, और एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर हो गया, ये वाला ये वाला ये वाला, एक लोन पेयर हो गया ये वाला। इतनी बात समझ में आई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तुम्हें स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, कौन सा स्ट्रक्चर भाई? ये देखो, ये ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, फिर ऐसे करके, ठीक है। तुम्हें क्या नजर आ रहा है तुम बताओ? ये अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है ना, ठीक है। सॉरी, बाइपिरामिडल क्यों दिखेगा, पिरामिडल दिखेगा, ठीक है। तो लिख लेना शेप क्या है भाई? ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड बना रहा है, ट्राइगोनल पिरामिड। ये देखो इस तरीके से शेप जो है, ये लोन पेयर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर शेप याद रख लेना कि भाई अमोनिया का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शेप अमोनिया का याद रख लेना, रट लेना एकदम अच्छे से। भाई अमोनिया का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बार बार चीख चीख के बता रहा हूं तुम्हें, अमोनिया का शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। रटा हुआ होना चाहिए, एकदम टिप पर होनी चाहिए वाली लाइन। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमोनिया का शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ये तो स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जा रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जल्दी जल्दी लिखें, अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है वो। ठीक है भाई, फटाफट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। बस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको रीजन वाइज भी समझ लेंगे कैसे अभी। चलो, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज वीकली बेसिक। जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, जब NH3 को पानी के अंदर डालते हैं, NH3 गैस को सॉल्युबल बनाते हैं पानी के अंदर, तो वो वीकली बेसिक होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो यहां से देखोगे आप, जब NH3 का रिएक्शन पानी के साथ होता है तो बनता क्या क्या है भाई? NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहां पर इसकी वजह से ये बेसिक हो गया, ये सोल्यूशन क्या हो गया बेटा? बेसिक हो गया। तो जब भी आप अमोनिया गैस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? वो हो जाएगा बेसिक। आ गया समझ में? सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स एक्वस सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट विल बी aqueous solution of ammonia is basic in nature. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है aqueous solution of ammonia is basic in nature। उसके बाद ये वाली रिएक्शन लिख लेनी, ये वाली जो रिएक्शन है, ये जो मैंने यहां पर लिखी है इस तरीके से। ओके, तो भाई जल्दी जल्दी लिखो ये। aqueous solution is basic in nature, और ये रिएक्शन लिख लेना।
चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट है इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। ओके, जैसे NH4Cl, NH4,2SO4, मतलब बोला क्या जा रहा है मैं वो बता रहा हूं। देखो जैसे हमने क्या किया ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये है क्या, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन है। ध्यान से मेरी बात को समझना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है। ठीक है, मैंने पानी लिया, उसके अंदर अमोनिया गैस डिसॉल्व की, हाईली सॉल्युबल है, तो यहां से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली। NH4 प्लस OH माइनस जो अलग अलग दिखा रहा है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH। ओके, समझ गए। तो यहां से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसके बाद हमने इसकी आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है, या ZnSO4 के साथ रिएक्शन करा दी। ये दोनों क्या है, एसिड है। तो एसिड के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो हमें देखो क्या मिल जा रहा है, NH4Cl मिल जा रहा है, और क्या मिल जा रहा है, NH4 twice SO4 मिल जा रहा है। ये क्यों मिल रहा है कोई बताएगा? क्योंकि ये एसिड है और तुम्हें पता है ये बेस है NH4OH। अभी तो बताया बेस है, NH4OH क्या है, बेस है ना। तो एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है, सॉल्ट तो बनती ही बनती है ना। तो बस वही बन रहा है यहां पर, FeCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है NH4OH की, और बन रहा है क्या, ब्राउन कलर का PPT बन रहा है Fe2O3 का, और यहां पर NH4Cl बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है कि NH4Cl बनता है, बाकी दोनों रिएक्शन मेरे हिसाब से लिख लेना। और यहां पर ZnSO4 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का PPT बन रहा है, और यहां पर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन लिख लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, उसका और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रिएक्शन लिख लेना, तुम लोग समझ जाओगे। चलो, तो मैं देता हूं उसको मिटा, और हम पढ़ते हैं अब आगे। जल्दी से लिखो ये रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखें ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। हमने देखा है स्ट्रक्चर क्या है इसका, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन है और यहां पर एक लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए ये जो लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन पर, जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं तुम बताओ, लेविस बेस कहलाते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, जो भी लोन पेयर LP डोनर क्या होते हैं, लेविस बेस। LP डोनर होते हैं LB, समझ गए। LP डोनर क्या है, LB मतलब लेविस बेस हैं। तो जो भी जिनके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट कर सकते हैं। तो यहां पर लोन पेयर की प्रेजेंस ये शो करती है कि ये लेविस बेस है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अमोनिया इज लेविस बेस बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी ammonia is Lewis base because it can donate electron pair, because it can donate electron pair. फटाफट लिखो जल्दी से, it can donate electron pair। और ये भी लिख लेना ये वाला पॉइंट की जो LP डोनर होते हैं उनको LB बोलते हैं। LB का मतलब क्या हो गया, लेविस बेस। वेरी सिंपल, आई बात समझ में, क्लियर है ना ये पॉइंट। चलो आगे बढ़े। तो भाई अमोनिया है लेविस बेस, आगे बढ़ते हैं। इट डिनोट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म्स लिंकेज विद मेटल आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड finds application in detection of metal ions such as copper 2 plus Ag+। देखो ये बोल क्या रहा है कि एक्चुअली में कॉपर +2 है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अमोनिया इसके साथ बॉन्ड बना देगा, अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा कॉपर +2 को, और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। डब्बा जहां पर भी लगा होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अभी के लिए जहां पर डब्बा लगा होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा।
तो कॉपर प्लस 2 और अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब यहां पर जो मेटल्स हैं जैसे Ag प्लस है वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाता है, और AgCl व्हाइट पीपीटी है। ठीक है, AgCl की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ कराते हो ना तो आपको फिर से कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इट फॉर्म्स लिंकेज विद मेटल आयन, मेटल आयन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया का लोन पेयर मेटल आयन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हमारा यहां से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फाइंड एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ द मेटल आयन सच एज कॉपर प्लस 2 एंड Ag प्लस। अब मैं बता रहा हूं ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो ये ठीक है, इसको मिटा दूं फिर मैं बताता हूं तुम्हें। ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां पर मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना तुम लोग। पता है क्या बोला है इसमें, बोला है ना कि भाई कोई भी मेटल आयन होगा उसके साथ अमोनिया जो है लिंक हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे यहां पर इसने बनाया भी कॉपर CuNH3 होल 4 और यहां पर बना दिया +2 एक्वस। अब इन्होंने जी क्या बोला है ना, उन्होंने बोला है कि भाई बॉन्ड तो बना लिया, इससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इट फाइंड एप्लीकेशन। भाई इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का डिटेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताऊं, जैसे मान लो ये तुम्हें अननोन मेटल आयन है, ये यूके मतलब अननोन मेटल आयन है तुम्हारे पास, तुमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करा दी तो तुम्हें जो सोल्यूशन मिल रहा है ना उसका डीप ब्लू कलर है। कौन सा कलर है भाई, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ठीक है, डीप ब्लू कलर। तो जब डीप ब्लू कलर मिल रहा है ना तो ये तुम समझ जाना कि कौन सा आयन रहा होगा, कौन सा मेटल आयन, कॉपर प्लस 2 रहा होगा। इससे पता चल रहा है। तो कलर की प्रेजेंस से हमें मेटल आयन का पता चल जाता है, क्योंकि हमें ये एज अ फैक्ट याद है कि कोई भी मेटल आयन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होगी ना, कोई भी मेटल आयन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होगी और अगर डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है तो वो मेटल आयन कौन सा रहा होगा बेटा, कॉपर प्लस 2 रहा होगा। तो इस तरीके से हमें मेटल आयन का डिटेक्शन हो जाता है इससे, और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक। इसी प्रकार से AgCl के साथ जब रिएक्शन होती है अमोनिया की NH3 की, तो यहां पर एक कलरलेस कंपाउंड बनता है, कलरलेस एक्वस सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जा रहा है भाई Ag+S के अंदर रिएक्शन लिख लेना। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली Ag+ और Cl- ये तो ऐसे ही लिखा गया है, AgCl कैसे बन रहा है। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, और बाकी सब जल्दी से कॉपी कर लो तुम लोग। प्रॉब्लम होगी पूछ लेना कोई। रिएक्शंस कॉपी कर लो, एक पॉइंट लिख लेना, इट फॉर्म्स लिंकेज विद मेटल आयन, ये एक पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कौन, अमोनिया फॉर्म्स लिंकेज विद मेटल आयन, बस इतना। अमोनिया फॉर्म्स लिंकेज विद मेटल आयन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो आगे भी लिखना अगर चाहोगे तो ऐसे लिख लेना, एंड दीज कंपाउंड helps in the detection of metal ions such as copper +2 and Ag+, and these compounds helps in the detection of, बोल रहा हूं, these complex compound helps in the detection of metal ions such as copper +2 and Ag+। चाहे तो पॉइंट लिख लेना ये। यहां से ये रिएक्शंस लिखनी है तुमको। ये रिएक्शन कोई मतलब ही नहीं है इस वाली रिएक्शन का, बीच में कॉपर +2 और AgCl वाली रिएक्शन लिखनी है। AgCl की जगह तुम Ag+ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर Ag+ लिखोगे तो यहां पर Cl मत लगाना, यहां पर प्लस लगा देना बस।
पता नहीं यार, एजी मतलब क्या होता है? हाँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग? मजे ले रहे हो तुम यहां पर? एजी मतलब क्या? एजी मतलब सिल्वर। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पता है मैं ब्लॉक भी कर देता हूं, नहीं पता तो बता दे रहा हूं। देखो अभी भी एजी मतलब पूछा जा रहा है, डर नहीं लगता बच्चों को? ठीक है, पूछते रहो, मैंने तो बता दिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर यूजेस की बात कर रहा है। यूजेस में क्या क्या रखना है आपको याद, वो मैं बता दे रहा हूं। अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो भाई फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है अमोनिया का। ठीक है, सच एज अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो यहां पर फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, सीधी सीधी सी बात है। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, कुछ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में भी काम आता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग नाइट्रिक एसिड, भाई नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट जैसे यूज होता है। बिल्कुल है यार, रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? तुम डाउट पूछोगे, अगर प्रॉपर डाउट होगी तो तुम्हें रिस्पॉन्ड किया जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, डाउट के साथ चेक करो ना अगर चेक करना है तो। चलो बहुत जल्दी से लिखो ये सब, जो पॉइंट तुम्हें यहां से समझ में आता है लिख लेना। यूजेस में पॉइंट लिख लेना जो भी तुम्हें समझ में आता है। मैंने बता दिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने में काम आ जा रहा है। ठीक है, और सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में काम आता है। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए काम आता है, यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। तो यहां पर मैं गोला गोला बना दे रहा हूं, तुम देख लो क्या क्या यूजेस है। यूजेस तुम अपनी जनरल नॉलेज के लिए स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है 7.4 में, बाई NH3 क्यों लेविस बेस जैसे काम करता है? तो तुम्हें शायद से अभी पता ही चल गया होगा, नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, जो डोनेट किया जा सकता है, तो इसीलिए वो लेविस बेस है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको लेविस बेस कहते हैं। एलपी डोनर आर एलबी, वेरी इजी लाइन ना, एलपी डोनर आर एलबी, एलपी डोनर आर एलबी। ठीक है, एलपी डी आर एल बी। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन भी है कुछ 7.4 और 7.5, चलो ले लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। 7.4 और 7.5 इंटेक्स क्वेश्चन है, दो इंटेक्स क्वेश्चन है, ले लेते हैं। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो बताओ क्या कंडीशन है? एक तो हाई प्रेशर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा हुआ है ना वो वापस से रिएक्ट कर जाए। तो ये तीन कंडीशन लिख लेना। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना भेजा लगा के इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई होगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, तीसरी बात क्या थी? रेसिडुअल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होगा वापस से रिएक्ट करेगा और अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर+2? अभी तो पढ़ा हमने, कॉपर+2 के साथ एक लिंकेज बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है डीप ब्लू कलर का। तो ये वाली रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, ये वाली जो रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर ये वाली रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो मुझे लगता है ये वाली रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बना लेना कहीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रूप में।
ठीक है, याद रखोगे। कॉपर +2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके CuNH3 4 का फॉर्मेशन कर रहा है। नेमिंग कैसे करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में सीख जाओगे। डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो यार सुनो, तुम लोग गलत सोच रहे हो। यहां पर पता है क्या बोला है वो बोला है मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। कैटलिस्ट कहां मैक्सिमाइज करता है? मुझे ऐसा लगा कि मैं ये पॉइंट बता दूं, मुझे लगा कि फिर तो तुम्हें तो आता ही होगा। मेरे दिमाग में एक बार आया था कि ये पॉइंट बता दूं, कहीं तुम लोग की डाउट तो नहीं आ रही ऐसी। तुम्हें पता है कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट यील्ड कब से बढ़ाने लगा? तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो बताओ। कैटलिस्ट यील्ड कब से बढ़ाने लगा? तुम ही लोग बताओ। कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन कर देना है, यील्ड को मैक्सिमाइज नहीं करता। समझ में आया शिवांगी? यील्ड को मैक्सिमाइज करने का क्वेश्चन है ये, रिएक्शन को जल्दी कराने का नहीं। किस केस में हमको ज्यादा अमोनिया मिलेगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। और कैटलिस्ट डालने से कहां ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है? जल्दी प्रोडक्ट मिलता है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, क्लियर हो गया हो तो इंटीमेशन दे देना मुझे कि हाँ हो चुका है। ये भी पढ़ लेगा 7.4 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा बताओ, ये पढ़ना है तुम्हें? ये पॉइंट मतलब ये वाला हेडिंग स्टार्ट करें? बोलो, ये वाला हेडिंग स्टार्ट करना है? जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा चलूंगा। अबे बताओ, ये हेडिंग स्टार्ट करना है आज स्टार्ट करना है कि बस यहीं तक रहने दे? जल्दी बोलो, स्टार्ट करूं? ये हेडिंग स्टार्ट करना है कि बस काम हो गया इतना आज के लिए? चलो स्टार्ट कर दे रहा हूं ये वाला। मजा आ रहा है ना तुम लोग को इनऑर्गेनिक में? बस मुझे ये बता देना मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं इनऑर्गेनिक एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है, बोर ना कर दे रहा हो तुम्हें। चलो ध्यान से देखो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली बात है कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द नेम्स, फॉर्मूला, प्रिपरेशन या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दीज ऑक्साइड आर गिवन। थोड़ा सा स्टार्ट कर दे रहा हूं, स्टार्ट करवा दिया तुम लोगों ने तो। चलो ये वाला पेज बस यहां तक ज्यादा नहीं। इसके बाद बस थोड़ा सा है ना, ज्यादा नहीं। लो ये वाली टेबल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बस इतना। ठीक है चलो, तो वेट, एक्सप्लेन क्या करना है इसमें? कुछ तो नहीं एक्सप्लेन करना। देखो ध्यान से, अच्छा ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे N2O है, ठीक है, N2O है, NO है, N2O3 है, NO2 है, N2O4 है, N2O5 है। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये सारे क्या हैं? ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, है ना? बात समझे? एक सेकेंड, इसको मिटाने दो मुझे। ये सारे ना ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, बात समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे क्या है? ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के। 1 2 3 4 5 6 ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के। तो तुम्हें ये छहों के नाम फॉर्मूला सब याद रखना है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये तुम्हें 6 ऑक्साइड याद रखने। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इसमें क्या है? +1 है। ये तो खुद से भी निकाल लेना तुम लोग। जैसे N2O है, N2O, तो यहां पर O का क्या होगा? -2। तो दो नाइट्रोजन है तो एक का कितना होगा? +1। ठीक है, तो ये तो खुद से निकाल लेना। और यहां पर -2, तो यहां पर नाइट्रोजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। यहां पर भी निकाल लोगे N2O3 में, लो लिख दे रहा हूं N2O3 में। एक ऑक्सीजन का कितना? -2, तो 3 पर कितना? 3 दूनी 6, -6। तो यहां पर भी टोटल +6 होना चाहिए। तो एक नाइट्रोजन पर कितना? +3, तभी तो दो नाइट्रोजन पर 6।
तो यहां पर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब ऐसे ही NO2 में 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो +4 हो गया। ठीक है, ऐसे तुम यहां भी निकाल लेना, +4 हो जाएगा। ऐसे तुम यहां पर निकाल लेना, +5 हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बता रखा है प्रत्येक ऑक्साइड का, बात समझे? ओके, और इसका प्रिपरेशन दे रखा है। जो थर्ड वाला जो कॉलम दिख रहा है तुमको, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाली चीज, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थर्ड वाले कॉलम को। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे बताना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर दिक्कत हो रही हो तुम्हें तो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तो बताना। अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला जो कॉलम है, थर्ड वाला, उसमें आपको कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है। तो यहां पर देखो अमोनियम, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को हमने हीट कर दिया तो N2O का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इस प्रकार से हमने NaNO2 FeSO4 H2SO4 का रिएक्शन करा दिया तो हमें NO मिल जा रहा है। ठीक है, NO और N2O4 के रिएक्शन करा दे रहे हैं, N2O3 मिल रहा है। तो ये सब तुम्हें खुद लिखना है, याद करना है, तुम ये टेबल खुद ही से लिख लेना, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या चीज है। लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो NO2 गैस मिल जाएगा। किसी भी नाइट्रेट को गर्म करते हो तो जनरली NO2 गैस रिलीज होती है, ये तो याद ही रखा होगा तुमने। किसी भी नाइट्रेट को जनरली अगर तुम हीट करते हो तो वहां से NO2 गैस रिलीज होती है, तो तुम्हें पता है ना। हाँ, तो वो चीज है। फिर ये वाली रिएक्शन तो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कई बार देखी होगी अपने सामने। NO2 से N2O4 का फॉर्मेशन याद है कि नहीं याद है? NO2 से N2O4 का फॉर्मेशन ये ब्राउन कलर का होता है, मैंने वहां पर एक्सप्लेन भी किया था तुम लोगों को। NO2 ब्राउन कलर का होता है और ये कलरलेस होता है, N2O4 ये कलरलेस होता है। याद आया कुछ? NO2 में N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा था, ये ब्राउन कलर था और ये कलरलेस था। फिर नाइट्रिक एसिड और, ठीक है, P4O10 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें N2O5 मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक रिएक्शन है ना, तुम याद कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है लंबा चौड़ा सा रिएक्शन है, बाकी सब तो सिंपल सा ही है। ठीक है, चलो मैं बहुत जल्दी ना एक बार और बोल दे रहा हूं जिससे तुम्हारे दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठ जाए। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार फटाफट फिर से सुन लो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो N2O मिल जाएगा, ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, लास्ट में पढ़ते हैं। NO N2O4 को रिएक्शन कराओगे N2O3 मिलेगा। लेड किसी भी नाइट्रेट को गर्म करोगे तो जनरली NO2 गैस रिलीज होती है और NO2 को हीट करोगे तो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड और, ठीक है, पेंटाफॉस्फोरस ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो N2O5 मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आपको याद ही रखना है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह तो है नहीं। ठीक, अब कलर कैसा होता है इनका, अपीयरेंस कैसा होता है इन गैस का, वो बातें कर लेते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट है कि भाई कलर क्या क्या होता है, एक बार थोड़ा मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूं, करना तो याद ही है तुमको। जैसे N2O जो है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, भाई वो कलरलेस गैस है और न्यूट्रल होता है। ठीक है, NO भी कलरलेस गैस है, न्यूट्रल होता है। N2O3 जो है ना वो ब्लू कलर का सॉलिड है और एसिडिक नेचर का होता है। तो शुरू वाले दो कलरलेस और न्यूट्रल हैं, फिर तीसरा वाला जो N2O3 है वो ब्लू कलर का सॉलिड है और एसिडिक नेचर का होता है। फिर NO2 तो मैंने अभी बताया ये ब्राउन कलर का होता है, ये वाला तो ये ब्राउन कलर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा तुम लोग को समझ में आ रहा है एसिडिक क्यों है? चलो लो एक बार और टैलेंट प्रदर्शित करो। मैं बोल रहा हूं ये एसिडिक क्यों है और ये न्यूट्रल क्यों है। देखो तुम कितना समझते हो, मैं समझाने को तो बहुत समझाता हूं तुम लोग को, इनऑर्गेनिक भी। चलो बताओ, करो अपने टैलेंट का प्रदर्शन जरा। ये वाला न्यूट्रल क्यों है और ये वाला एसिडिक क्यों है? चलो बताओ, जल्दी से बताओ। आज दिया तुम्हें 1 से 1.5 मिनट, तुम्हें बताना है ये न्यूट्रल क्यों है और एसिडिक क्यों है। क्यों पूछ रहा हूं मैं? अभी मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हारा रिवीजन कितना स्ट्रांग है। बताओ जल्दी से, ये वाला न्यूट्रल क्यों है और ये वाला एसिडिक क्यों है? ना बता पाना तो बोल देना नहीं आता।
मैं भी तो देखूं कितना तगड़ा रिवीजन कर रहे हो तुम। नहीं आता लिख देना, अगर नहीं आता तो टाइम मत वेस्ट कराना मेरा यहां पर। आता या नहीं आता, बस जल्दी बताओ। तुम समझ पा रहे हो क्या मैं पूछ रहा हूं? ये न्यूट्रल क्यों और ये एसिडिक क्यों है, तुम्हें ये बताना है। अरे कुछ तो बोलो। वीडियो चल रही है ना कि बंद हो गई? ऐसा तो नहीं है तुम मुझे बिठा के यहां पर छापने लगे टेबल? ठीक है, नहीं आता, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया था तुम लोग को? जैसे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज करता है तो वो एसिडिक नेचर बनता जाता है। याद आया कुछ पॉइंट? याद आया? जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर की तरफ वो जाने लगता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो देखो नीचे जाने पर एसिडिक, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है ना, तो नीचे जाने पर एसिडिक होते जा रहे हैं सब। दो पहले दो न्यूट्रल हैं, बाकी सारे क्या है? एसिडिक है। समझ में आया लॉजिक क्या है? समझ में आया? ये भी बता देना, चुप्पी मार के मत बैठा रहा करो, बता दिया करो। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, बड़ी मेहनत करके समझा रहा हूं। नहीं आ रहा है मतलब समझ में नहीं आया क्या? ये बताओ, समझ में नहीं आया क्या किसी को? मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है ना अगर एलिमेंट का, नाइट्रोजन का जैसे बढ़ रहा है, तो फिर वो एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। तो ऐसा ही तो हो रहा है, नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इस वजह से नीचे वाले सब एसिडिक होते जा रहे हैं। अभी ये सबको समझ में आया ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, ब्लू एसिडिक है, ठीक है। ब्राउन कलर का गैस है NO2। NO2 का तो कलर याद ही रह जाएगा। NO2 का कलर याद रह जाएगा तुम्हें, N2O4 का कलर याद रह जाएगा। ये ब्राउन होता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है। ये कलरलेस है और नीचे वाले सारे एसिडिक है। शुरू के दो सिर्फ न्यूट्रल है, बाकी सारे एसिडिक है क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। समझ गए? फिर नीचे वाला भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। तो खाली दो ही कलर है यहां पर, एक तो ब्लू कलर है, एक ब्राउन कलर है, बाकी सारे कलरलेस हैं। तो सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? फिर से बता रहा हूं, सारे कलरलेस है, सिर्फ दो कलर्ड है। एक तो NO2 ब्राउन कलर का गैस है और एक N2O3 ब्लू कलर का है, लेकिन वो सॉलिड है, गैस नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कलरलेस हैं। शुरू के दो न्यूट्रल हैं, बाकी सारे एसिडिक हैं। वेरी सिंपल, इस तरीके से याद रखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद कर लेना, जिसमें ये वाला तो बहुत ही सिंपल है कि किसी भी नाइट्रेट को, किसी भी मेटल नाइट्रेट को गर्म करने पर अपने को क्या होता है? NO2 गैस रिलीज होती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर नाइट्रेट। आ गया ना सब समझ में? ये टेबल क्लियर है क्या? ये टेबल बताओ क्लियर है? इस टेबल में कोई डाउट हो तो बताना। बनाना तुम्हें घर पर ही, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद ही है, या तो अभी मैं पॉज, तुम पॉज कर लेना, मुझे ये इंटीमेट कर दो ये टेबल में कोई डाउट नहीं है, तो फिर मैं लेक्चर को एंड कर देता हूं और तुम वीडियो पॉज कर दो और फटाफट छाप लेना। जल्दी बोलो, जल्दी निकलना है मुझे अब। बता दो कोई डाउट तो नहीं है? स्टेबल में कोई डाउट नहीं है ना? मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि एक बार मैं और बोल दूं? ओके, तुम लोग अब पॉज करके, ठीक है। तुम्हें डाउट है क्या शिवांगी? अच्छा, नहीं नहीं डाउट है, ठीक है।
तो मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूं, तुम पॉज करके इस टेबल को कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो अच्छे से रिवाइज कर लो सारी चीज, फिर हम यहां से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहां से स्ट्रक्चर वगैरह है, बहुत थोड़ी सी चीज है, ठीक है। तो यहां से नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे, तो यहां से तुम कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही बस। बढ़िया से पढ़ना। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.